नमस्कार। आज मैं सबसे ईमानदार आदमी जो है दिल्ली में, जो 11 साल से मुख्यमंत्री रहा, जिसने कभी भी एक फाइल पे भी साइन नहीं किए, ना कोई डिपार्टमेंट अपने पास रखा, उसके बारे में मैं उसकी जड़ें खोद रहा हूँ। सबसे पहली बात तो है कि इसने कहा था कि मैं मुफ्त पानी दे रहा हूँ, मुफ्त बिजली दे रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। और इसने सड़कों का देखो क्या हाल कर रखा है। और मैंने 2021 में पानी का अप्लाई किया था, तो वहाँ से जवाब मिला है कि ये आपको पानी नहीं मिल सकता, यहाँ के एमएलए ने इनकार कर रखा है। और ये कहता है कि मैं ये चीज़ फ्री दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ। और 2100 रुपये का जो इसने बहाना बनाया है, ये सब ठगी का काम है। ये उग्रवादियों से मिला हुआ है, रोहिंग्यों से मिला हुआ है, खालिस्तानियों से मिला हुआ है। उनसे पैसा लेके बांटना चाहता है, परंतु उससे बांटने से इसका कुछ नहीं होना। जो अपने आप को गंदगी में डालना चाहते हैं वो इसको वोट देंगे। स्वस्थ आदमी को इसको वोट नहीं देगा। बल्कि दिल्ली में जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें जितने भी इसके आदमी खड़े हो रहे हैं, चाहे कितने भी लोकप्रिय हों, इनकी जमानतें भी जब्त होनी है। आज पूरे संसार के अंदर ठगी में केजरीवाल 1 नंबर पे है। आदमी को बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत कुछ करता है। जिसने कहा कि मैं 60 साल से ऊपर जो भी है उनको फ्री देवी देवताओं के दर्शन कराऊंगा, ये सब बकवास है। इसका ये कुछ नहीं करता। आज तक कोई काम इसने अच्छा किया है तो बता दें, एक भी काम गिना दें कि मैंने ये काम अच्छा किया है। और जो मैंने कोर्ट में केस डाल रखा है, पानी का भी है, और मेरे घर के सामने जो नाला था जिस पे मैंने 6 इंची मोटा लेंटर डाल रखा था, और जब मैंने लेंटर डाला था तो मैंने इसमें शिविर की जो दीवारें हैं वो 9-9 इंची की बनाई थी, जबकि 4 इंची की बनाता है। और उस टाइम इसने कहा था, इसके आदमियों ने, कि ये हम इस पे लेंटर डाल के देंगे, जैसा आपका ऐसे करके देंगे। परंतु ये देखिए 2018 में तोड़ा था, आज 2025 आ गया, वो लेंटर नहीं पड़ा अभी तक भी, न उस पर कोई सिल्ली रखी। और जब इनके आदमियों से या उसके ठेकेदार से बात करके कहते हैं हमारा काम तो ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पे एमसीडी भी आके देखी, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। एमसीडी वालों ने कहा था ये हाँ हम इस पे लेंटर डालेंगे, हम इसको ठीक करेंगे। इस बात को भी साल से ऊपर हो गया, बिल्कुल नहीं। और जो इसने ये प्रथा चलाई कि मैं 2100 रुपया हर औरत को दूंगा, हर औरत को कहाँ से देगा जबकि कुर्सी पे है ही नहीं। और जबकि इसको कोर्ट ने कहा था कि आप ना तो अपनी कुर्सी पे बैठ सकते हैं और ना ही कोई चर्चा कर सकते हैं। अब मेरा तो उन जजों से भी निवेदन है जिन्होंने इसको जमानत दी थी कि इसकी जमानत कैंसिल करके इसको जेल में डाला जाए। क्यों दिल्ली का बेड़ा गर्क करवा रहे हैं। इसने किसी के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जो यहाँ के हैं। और रोहिंग्यों को, मुसलमानों को, बांग्लादेशियों को फ्लैट भी दे रहा है और उनका उपचार भी कर रहा है, और मस्जिदों में, मज़ारों में पैसा भी बांट रहा है। परंतु आज यदि दिल्ली की जनता दिल्ली को बेहतर चलाना चाहती है, अच्छा काम कराना चाहते हैं दिल्ली में, तो केजरीवाल को बिल्कुल भी वोट नहीं देना, ना इसकी पार्टी को देना। क्योंकि इसने झूठ के अलावा कुछ नहीं किया। कोरोना जब 2020 में फैला था तो इसने कितने पेड़ कटाए, शीश महल बनाया, और कितने ऐसे रहता था। और अपनी एमपी को कैसे अपने घर में पिटवाया,
और पीटने वाले को कैसे आज पंजाब में जाके ऐश करा रहा है। आज केजरीवाल सबसे झूठा, सबसे मकार, सबसे बेकार है। यदि आप दिल्ली को ठीक ढंग से देखना चाहते हैं, सड़कों को, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, तो आप बीजेपी के अलावा किसी को वोट ना दें। बीजेपी ने जो भी काम किए हैं वो डांके की चोट पे किए हैं और सरेआम किए हैं। जिनके पास मकान नहीं था उनको मकान दिए, और जो इसने मोहल्ला क्लिनिक बना रखे उनमें कुत्ते और सूअर लेटते हैं या जुआरी बैठते हैं, वहाँ पे कौन सा डॉक्टर रखा है इन्होंने। हॉस्पिटलों में एक्सपायर डेट की दवाइयों को नई पैकिंग करा के बेच रहा है, दे रहा है, जिससे रोगी बजाय ठीक होने के मृत्यु के मुंह में जा रहा है। और मेडिकल में पूरे संसार में कोई दवाई ऐसी बनी नहीं है जिससे कि रोग को जड़ से काटा जाए। सिर्फ अंग सुन करने की दवाइयाँ होती हैं मेडिकल में, जितनी भी दवाइयाँ हैं। हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते, दोष है उन फार्मेसियों को जो दवाइयाँ बनाती हैं। डॉक्टर ने थ्योरी पढ़ी, उन्हें तो थ्योरी के अनुसार चलना है। जो जिस रोग के लिए जो दवाई लिखी वो देते हैं, आराम मिले ना मिले उनकी जिम्मेदारी नहीं है। परंतु मेरा एक ऐसा आश्रम है जिसमें ना तो रोगी को कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती है, ना मुंह से बोलना पड़ता है कि मुझे तकलीफ़ है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेके मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर मैं बोलता हूँ रोगी को कि आपको रोग इतना पुराना है, ये परहेज है, परहेज कर सकते, दवाई ले लो। यदि परहेज आपके बस का नहीं, दवाई नहीं लेना। और जो रोगी परहेज करके दवाई खाता है उसको जिस दिन मेरे पास आता है, चाहे 20 साल पुराना रोग है, 20% आराम तो परमानेंट उसको उसी दिन मिल जाता है। 15 दिन में उसको 50 से 60% आराम मिलता है। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मैं तो गारंटी से इलाज करता हूँ। मेरा काम है आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति करवाना, न मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। आज बीमारी क्यों इतनी ज़्यादा फैल रही है? मैदे की चीज़ें, छना हुआ आटा, गंदा पानी, ये आपका सर्वनाश करता जा रहा है। यदि आप चोकर वाला आटा खाएं, छिलके वाली दालें खाएं, छिलके वाली सब्जियां खाएं और ताज़ा गर्म गर्म खाना खाएं, खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं, तो आपको कभी भी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका इलाज आपके खाने के साथ ही आपके घर में ही हो गया। लहसुन, प्याज, अदरक त्रिवेणी है। त्रिवेणी में स्नान करने से भले आपको पापों से मुक्ति मिले ना मिले, परंतु लहसुन, प्याज, अदरक कच्चा यदि आप खा रहे हैं सलाद के रूप में, चटनी के रूप में, या उसका रस निकाल के पानी में मिला के पी रहे हैं, तो आपका लीवर पूर्ण रूप से काम करेगा। लीवर काम करेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्त में तेजाब नॉर्मल रहेगा। पित्त में तेजाब नॉर्मल, खाया पिया पच गया, किडनी साफ करेगी। तिल्ली को जो खून दिया जाएगा उसको स्वीकार करेगी। दिल को जाके जो खून मिलेगा उसको शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी। रोग कहाँ से आएगा? आज जितने भी रोग हैं ये सब आपके गलत खान पान से हैं। जो हम 2:30-3 बजे खाना खा रहे हो, खाना पचता नहीं है, रोग बढ़ाता है। और जो भी खाना हमने ताज़ा ताज़ा बनाया उसको खाते हमें कोई रोग नहीं है, परंतु खाना बनाने के बाद खाना ठंडा हो गया, उसको चाहे गर्म करे चाहे जो मर्जी करे, वो रोग ही बढ़ाएगा, रोग काट नहीं सकता। आज 100 में से 90% के पेट खराब है, उनका पेट ही नहीं साफ होता। पांडु रोग क्यों बढ़ रहा है? किडनी क्यों खराब हो रही है?
हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं, नौजवान खेलते खेलते क्यों मर रहे हैं, ये सब आपकी जीभ का स्वाद है। और जो स्पष्ट बात मैं कहता हूँ, ये आपको ना आयुर्वेद का डॉक्टर बताएगा, न होम्योपैथी को बताएगा, न नेचुरलिस्ट का बताएगा। एलोपैथिक वालों को तो ज़रूरत नहीं है बताने, क्योंकि उन्होंने तो जो थ्योरियाँ पढ़ी और थ्योरी पे इलाज होता है। मशीन ने टेस्ट करके बताएंगे कि बीमारी दवाई देंगे, आराम मिले ना मिले उनकी जिम्मेदारी नहीं है। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरलिस्ट का है, पद्धति इनकी भी वही है जो एलोपैथी की है कि या तो रोगी बताएगा मुझे तकलीफ है, उसके द्वारा जो फार्मेसी से बन के आई दे देनी, उससे लाभ मिले ना मिले उनकी जिम्मेदारी नहीं है। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा, इसमें हर एक चीज़ की जिम्मेदारी है। यदि 90% तक कैंसर है तो मैं दवाई दे देता हूँ और रोगी को उसी दिन 10% आराम भी मिल जाता है। यदि हफ्ते में किसी को 2 बार डायलिसिस होता है तो जिस दिन मेरे पास आते उसी दिन डायलिसिस बंद हो जाता है। और जिसको पांडु रोग है, डॉक्टर ने कह दिया पानी नहीं पीना, सूखा खाना खाना, उसको उसी दिन लिक्विड खाना दिया जाता है, अन्न उसका बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। और जिस दिन आता है उस दिन के बाद उसको पेट से पानी निकालना पड़ता और 1 महीने में पांडु रोग समाप्त हो जाता है। गठिया का रोग है, जिस दिन रोगी आता है नाड़ी परीक्षण करते हैं, दवाई देते हैं, दवाई देने के 2 घंटे बाद उसी दिन उसको 15 से 20% आराम परमानेंट मिल जाता है। 15 दिन में 50 से 60% आराम मिल जाता है। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है, क्योंकि मेरी दवाइयों में कोई केमिकल नहीं पड़ता। आप चाहे आयुर्वेदिक लें, चाहे यूनानी लें, चाहे होम्योपैथिक लें, एलोपैथिक में तो केमिकल पड़ता है। एलोपैथिक में सिर्फ 4 चीज़ें हैं मेन: बिच्छू का जहर, कोबरे सांप का जहर, केमिकल और मरे हुए जानवर का हड्डियों का चूरा। उससे दवाइयाँ बनाई गई हैं जो 2 घंटे शरीर को सुन्न करेंगी, 4 घंटा करेंगी, 6 ज़्यादा ज़्यादा 8 घंटे फिर दवाई लेनी पड़ती है। परंतु स्वास्थ्य विचार में ऐसा नहीं है। जो ईमानदार से दवाई खाएगा, परहेज करेगा, रोग चाहे कितना भी पुराने से पुराना है, 15 दिन में उसको 50 से 60% आराम मिल जाता है। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती। ना आँखों में चश्मा लगता है, ना कानों में सुनाई देने के लिए मशीन लगानी पड़ती है। ये सब चीज़ें मेरे आश्रम में नहीं होती, ये मैं जड़ी बूटियों से ठीक करता हूँ। अब केसरीवाल ने बकरवाला में और जगह जगह पे जहाँ पे फ्लैट दिए गए, रोइयों को हैं, बांग्लादेशियों को हैं। किसी भी हिंदुस्तानी को मिला तो एक भी नाम बता देगा हाँ मेरे को मिला है। अब मेरा तो सेंट्रल सरकार से निवेदन है कि जितने भी इसने फ्लैट किसी को दे रखे हैं उनकी इंक्वायरी की जाए, 3 पीढ़ी पहले का उनका एड्रेस निकाला जाए, उसके बाद इनको दें। और जो झुंगी झोंपड़ी में रहने वाले हैं, इन पे इनके आदमियों ने बिजली के पैसे ले रहे हैं और वहाँ पे रहने के पैसे ले रहे हैं, जबकि कहते हैं मैं फ्री में है। ऐसा कुछ नहीं है। और जो इसका एक ओखला से अरेस्ट किया था, इसने जो घपले किए, जो यूपी बॉर्डर पे दिल्ली में रोहिंग्या बांग्लादेशी बसाए हैं, इन सब की ठीक ढंग से इंक्वायरी की जाए तो दिल्ली में कम से कम 1.5 से 2 करोड़ वोट खत्म हो जाएंगे। और इन्हीं पे नाच रहा है कि इनसे मेरे को वोट मिल जाएंगे, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अब ये चाहें कि मैं दोबारा मुख्यमंत्री बनूं,
और पंजाब में षड्यंत्र कराया, दिल्ली में कराया, हर जगह जुतियाँ खाता जा रहा है। आज जो कहते हैं कि मोदी ने, केजरीवाल ने ये कर दिया, वो कर दिया, सब झूठ है। पैसा जिनको इसने बांटा है वो इसके प्रचारक बन रहे हैं। इन प्रचारकों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि काठ की हंडी बार बार चूल्हे पे नहीं चढ़ती, एक दिन फट जाती है। तो अब फरवरी में जो चुनाव ने, फरवरी में करे चाहे मार्च में करे, इसमें जो भी इसने खड़े किए हैं सबकी जमानतें जब्त होनी है, किसी की जमानत नहीं बचेगी। क्योंकि जमुना जी में साफ करने के लिए 8 करोड़ रुपए लेके वो कहाँ गया? जो गंदा पानी पिला रहा है, जिसमें घपला किया, वो कहाँ गया? बिजली के जो मोटे मोटे इसके बिल आ रहे हैं, वो पैसा कहाँ गया? डीटीसी में हर 200-250 गज के पास गाड़ियाँ इसकी खड़ी हैं। ना तो ये ड्राइवर कंडक्टर की तनख्वाह दे रहा है, ना गाड़ियों के रिपेयर करा रहा है। इसने तो एक ही काम सीखा है कि एडवर्टाइजमेंट पे लगाओ, एडवर्टाइजमेंट से मुझे सफलता मिलेगी। अब जो आपके चमचे थे एडवर्टाइजमेंट करने वाले, वो भी सिर पे हाथ रख के रोएंगे। मोदी ने जो काम करके दिखा दिया हिंदुस्तान में, वो आज तक कांग्रेस ने 65 साल राज किया, कभी नहीं करके दिखाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब जवाहरलाल मुसलमान था और अपने को हिंदू कहलाया, इंदिरा ने मुसलमान से शादी की। राजीव जब मुसलमान की औलाद थी तो उसकी कब्र कैसे नहीं बनी? जब इंदिरा मुसलमान थी तो उसकी कब्र कैसे नहीं बनी? जब जवाहरलाल मुसलमान था, इसकी कब्र कैसे नहीं बनी? आज जो इन्होंने षड्यंत्र कर रखा है, और राहुल जो बाहर के विदेशों में जाके हिंदुस्तान की बेइज्जती कर रहा है, इसमें तो मैं अमित शाह से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसकी जो बाहर के देश की नागरिकता है उसकी वहाँ से कापी निकला के कोर्ट को दें और इसको हिंदुस्तान की नागरिकता बंद करके, और जब तक जिएगा तब तक जेल में सड़ेगा, ये कानून आप बना सकते हैं। और जो सोनिया ने चोरियां की हैं और चोरी करके लूट करके पैसा जो बाहर भेजा है, उसमें भी इंक्वायरी की जाए, उसको भी कवर किया जाए। और प्रियंका गांधी जो अपने आप को कहती मैं दादी की डिटो कॉपी हूं, जहां इसने इलेक्शन लड़ा वहां भी सारे रोहिंग्या बांग्लादेशियों से टिकट ले वोट लेके जीती है। इसकी इंक्वायरी ढंग से कराई जाए और जिन्होंने इसको वोट दिए हैं उनका 3 पीढ़ी का सर्वे किया जाए, तो इसकी भी सदस्यता जा सकती है। आज जहां जहां पे दोगले जो मुसलमान हैं वही कांग्रेस को, वही बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टियों को वोट दे रहे हैं। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आने वाले कुछ समय में कांग्रेस मुक्त तो होगा ही होगा हिंदुस्तान, परंतु दूसरी पार्टियां सारी मुक्त हो जाएंगी। बिहार में जो लालू खेल कर रहा है या नीतीश जो जवाब नहीं दे रहा है, इसमें बहुत बड़ी पॉलिसी है।
यदि बिहार में अकेली बीजेपी अपने कैंडिडेट खड़े करे और ईमानदारी वाले कैंडिडेट खड़े करे, तो मैं कहता हूं कि पूरी मेजॉरिटी में बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी। नीतीश भी दोगला है, लालू को तो चोरी के अलावा कोई काम है नहीं, और बेटा इसका क्या कहता है कि मैं वहाँ का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। इस जन्म तो बनेगा नहीं, अगले जन्म भले कहीं जाके बन जाए, परंतु जो कुकर्म इन्होंने कर रखे हैं, इन कुकर्मों से अब ये राजनीति से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। और पप्पू यादव ने जो खेल अंदर खेला, प्रशांत ने जो खेल खेला, इसमें जनता इनको जवाब दे। जहाँ जहाँ पे बीजेपी की सरकार है या बीजेपी की समर्थन से सरकार चल रही, वहाँ तो आपको सुविधा मिल रही है, बाकी जहाँ पे नहीं है वहाँ पे देखो कितनी दुर्दशा है। और जो सनातन धर्म को कह रहे हैं कि ये कोरोना है, ये सनातन धर्म कोई है ही नहीं, मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा संसार के अंदर सनातन धर्म ही है और सबसे पुराना भी है। अब जितने भी धर्म है आपके, ये सनातन में से जाके बने, और मुसलमानों के डर के मारे जिन्होंने हिंदुओं से मुसलमान मजहब अपनाया, आज वो पछता भी रहे। और बहुत से देश ऐसे मुसलमानों के जहाँ पे हिंदुओं के मंदिर हैं, और हिंदुओं के मंदिरों में ऐसे पूजा करते जैसे हम कर रहे हैं, परंतु दिल्ली में केजरीवाल ने, सिसोदिया ने, सतिंदर जैन ने, संजय ने जो घपले किए हैं, अब मैं क्या कहूँ उन जजों को भी जो इनको बार बार डेटें दे रहे हैं, और किसी भी केस को 3 महीने से ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए यदि हिंदुस्तान को स्वर्ग बनाना है। अब यहाँ पे जज या तो पूरा दिन कुर्सी पे बैठते ही नहीं, यदि बैठ जाएं तो तरीक देते हैं, किसी की सुनवाई नहीं करते। आज मेरे साथ जो घपला किया है, 2015 से लेकर 2017 तक सुनील झा और बिंदु झा ने, जबकि बिंदु झा तो जेल में जाने से रोक दी थी, एक कपल एसीपी था उसने, और सुनील झा को जेल में डाला जिसको हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। और जमानत में उसने कहा था जज ने कि 2 करोड़ 21 लाख रुपए पहले जमा कराओ, तो जज ने जो ऑर्डर कर दिया। अभी 2020 का है, अब 2025 आ गए, ना तो पैसा जमा कराया न दोबारा जेल गया। और इसमें सबसे बड़ी गलती है जो वहाँ पे बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है माथुर, उसने हेराफेरी की है। और ये चाहें कि माथुर ने पैसा इससे अच्छा दिया, इसको बचा दिया, तो आप भी माथुर जी इस बात को भूल जाएं कि भगवान की निगाह सब पे है, और इसकी सजा पता नहीं आपको भगवान किस रूप में दे। और जो भी झूठे केस लड़के सच्चे केस को हराने की कोशिश करता है, वो चलती दफा कीड़े पड़ के मरते हैं। ऐसे मैं 20 उदाहरण दे सकता हूँ। और जो जज सुनवाई नहीं करते, तरीकों पे तरीके देते हैं, इनके घर की बीमारी निकलती है। आज किसी को शुगर,
किसी को बीपी, कोई ना कोई बीमारी है। और आज मैंने पूरे संसार से एक ही निवेदन किया है कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति करवाना, न मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। और मैं डांके चोट पे कहता हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे रोगी को ना तो मुंह से बोलना पड़ता है कि मुझे तकलीफ है, ना परिवार की हिस्ट्री बतानी पड़ती है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती है। यहाँ का नियम है, जिस दिन आना है उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूँ तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, न कुछ खाना। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। फिर उसके बाद दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। आपका चाहे कितना भी पुराने से पुराना रोग है, कितना भयंकर से भयंकर रोग है, जब आपको दवाई खिलाई जाती है, आँख में, नाक में दवाई डाली जाती है और तेल की मालिश की जाती है, उसी दिन रोगी को 20% आराम परमानेंट मिल जाता है। और 15 दिन की दवाई दी जाती है। 15 दिन से ज़्यादा की दवाई नहीं देते। 15 दिन की दवाई का वजन 15 किलो से 20 किलो के बीच में होता है। वो दवाई रोग के अनुसार दी जाती है। आप खाना खाएं ना खाएं उससे मुझे कोई मतलब नहीं, दवाई खानी है, दवाई सारे काम करती है। और मेरी दवाइयाँ शहद में बनती हैं, इसमें चीनी नहीं पड़ती। चीनी का नाम मैंने श्वेत जहर रखा हुआ है, और मैंने कोर्ट में भी साबित करा दिया कि हाँ श्वेत जहर है। और आपने ऐसे भी आजमाइश करके देखनी है। आप 5-4 दाने चीनी के जीभ पे रख के चूसे हैं, 10 मिनट में आपकी जीभ पे छाले पड़ जाएंगे। वो केमिकल की देन है। और जो चीनी की फैक्ट्री में लेबर काम करती है, इनको सबको अजीमा होता है। मेरे पास जब रोगी आते हैं मैं बताता हूँ कि भैया आप तो चीनी मिल में नौकरी कर रहे होंगे। कहते हैं हाँ कर रहे हैं। तो भैया कुछ दिन के लिए छुट्टी करेंगे तो रोग कटेगा। दवाई भी खाएंगे, रोग काटने की कोशिश करेंगे, रोग नहीं कटेगा। क्योंकि ये केमिकल से, खून की खराबी से होता सारा रोग। चीनी ना तो खुद पचती है, और जिस चीज़ को चीनी में मिला कर दिया जाता है ना उसको पचने देती है। आज फेफड़ों में जो बलगम सूख रहा, टीबी हो रही है, जो 15-15, 20-20 साल से दवाइयाँ खा रहे थे, मेरे आश्रम में 1 महीने से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। मेडिकल ने जब टेस्ट किया कहते टीबी तो आपको है नहीं। और जिनके फेफड़ों में पानी भर जाता था और 1 घंटे में 2 लीटर की बोतल पानी की भरती थी, वो भी 8 दिन में यहाँ पानी समाप्त हो जाता है। पांडु रोग का रोगी जिस दिन आता है उसी दिन से उसका टट्टी पेशाब खुल जाता है। जबकि आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, एलोपैथिक उसका पानी बंद कर देते हैं, सूखा खाना खाने को देते हैं, जिससे और भी नाश होता है। जब लीवर को पानी मिलेगा नहीं, लीवर कहाँ से पचाएगा? लीवर पचाएगा तो पैंक्री इंसुलिन बनाएगी। पैंक्री इंसुलिन बनाती, बीमारी कोई नहीं है। आज जितने भी रोग हैं, इसकी सबसे बड़ी देन है मैदे की चीज़ें। बेटाइमा खाना, खाना खाते समय पानी नहीं पीना। पानी पीना खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद। वहाँ से रोग दिन दुगने रातें चौगुने बढ़ता है। किसी का पित्ता निकाल के फेंक रहे हैं, किसी की ब्लैडरी से पत्थरी निकाल रहे हैं, किसी के गुर्दे से निकाल रहे हैं। ये पत्थर नहीं होता, ये अन्न नहीं होता है, मैदे की चीज़ें। और जिसको पानी नहीं मिला वो पत्थर का रूप धारण कर लेता, फिर वो गलता नहीं है। इसके गलाने के लिए
जड़ी बूटियाँ ही हैं जो इसको गलाती हैं। बाकी संसार में कोई दवाई ऐसी नहीं जो पथरी को गला दे। और मेरे पास जिस दिन पथरी का रोगी आता है उसी दिन उसका जो पथरी का दर्द था वो तो बंद हो जाता है, उसी दिन जिस दिन आता है। और महीने 1.5 महीने में पथरी समाप्त हो जाती है। आज जो औरतों को यूट्रस में रसौली ट्यूबों में सिस्ट बन रहे हैं, ये सबसे बड़ी देन है प्लास्टिक की। जब नाड़े की जगह पे इन्होंने प्लास्टिक कमर में पहनना शुरू कर दिया, अंडरवियर भी प्लास्टिक का और पैंट पहनती हैं, तो जैसे दूध नींबू डालने से फट जाता है ऐसे मासिक धर्म का खून फट जाता है। पानी तो उसका बाहर निकल जाता है, बाकी अंदर जाके यूट्रस में रसौली बनती है, ट्यूबों में सिस्ट बनती है, तब जाके नाश होता है। यदि औरत सलवार नाड़े वाली पहने, अंडरवियर नाड़े वाला पहने, तो कभी भी उसको मासिक धर्म में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। और मासिक धर्म जैसे बाथरूम आता है ऐसे ही आएगा। और बांझपन, जब मासिक धर्म आपका ठीक नहीं आ रहा है, जो अंडा बनना पूरा नहीं बन रहा है, तो संतान प्राप्ति कहाँ से होगी। परंतु यहाँ पे नारी परीक्षण के बाद जो दवाइयाँ दी जाती हैं, जो ईमानदार से दवाई खाती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे कितने भी साल हो गए शादी को, 5-6 महीने दवाई खा के उसको संतान की प्राप्ति हो जाती है। परंतु बड़ी दुख की बात यह है कि आजकल हर औरत पैंट पहनना बड़ा पसंद करती है, और माँ जो है वो इतना ध्यान नहीं देती। जब लड़की को 10.5 साल से 13-14 साल की उम्र में महीना स्टार्ट होता है और उसको पेट में दर्द पड़ता है, मासिक धर्म पूरा नहीं आता, तब चलाने लगती हैं। और जब मेरे पास आती हैं, दवाई दी जाती है, तो मासिक धर्म ठीक आना शुरू हो जाता है, उनको दर्द नहीं होता। जब बाथरूम में जाती तभी पता लगता है कि मासिक धर्म आ गया। परंतु ये कहे कि मेडिकल में इसकी कोई दवाई है, आयुर्वेद में इसकी दवाई है, एलोपैथिक में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में, मैं बिल्कुल नहीं मान सकता। क्योंकि मैं नारी वैद्य हूँ, जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ। और ये दवाइयाँ इतनी पावरफुल है कि पैर के तलुए से सिर के बाल तक का कोई भी रोग है, पेट में जाने के बाद 10 सेकंड में अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। अब जैसे आपको सोराइसिस है और आपको भयंकर खुजा हो रही है, तो नाड़ी परीक्षण के बाद जब मैं दवाई देता हूँ, दवाई देने के बाद जहाँ उसको खुजा हो रही है वहाँ ऐसे ठंड पड़ती है जैसे जड़े पे बर्फ रख के ठंड पड़ती है। और सोराइसिस महीने 1.5 महीने में समाप्त हो जाता है। अब जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि आपका यूट्रस निकालना पड़ेगा, रसौली बहुत बड़ी है, 1 महीने के अंदर भी वो रसौली समाप्त हो गई है। तो जड़ी बूटियों की देन है, मेरी देन थोड़ा नहीं है। मैं तो बिजली का स्विच हूँ, ट्रांसफार्मर में बिजली है, मैं दवाई दूंगा, स्विच ऑन हुआ तो बल्ब जलेगा, ऐसे आपको दवाई काम करेगी। परंतु यदि आप झूठ बोलेंगे तो नारी परीक्षण तो फट बताती है कि हाँ इतनी देर पहले पानी पिया है, इतनी देर पहले चीज़ खाई है, उसको दवाई नहीं दी जाती। जब नारी परीक्षण में उसको बताया जाता है कि आपको ये तकलीफ़ है, तो बड़े सोच में पड़ जाती है कि हमें डॉक्टरों को तो बताना पड़ा कि मुझे यहाँ तकलीफ़ है, परंतु यहाँ बताना नहीं पड़ता। क्योंकि नारी का ज्ञान आज से 80-90 साल पहले था, और जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1954 में जवाहरलाल ने एक कानून बनाया कि आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन बंद करो, एलोपैथिक दवाइयाँ खाओ। क्योंकि वो मरे हुए जानवरों का ढेंगा चूरा
बिच्छू का जहर, कोबरे शाम का जहर केमिकल होता है सुन करने के लिए। अब ये कहते हैं कि मेडिकल दवाई बड़ी जल्दी आराम करती, आराम नहीं करती, वो उस अंग को सुन करती जहाँ तकलीफ है। और मेरे आश्रम की दवाई आपको कितना भयंकर से भयंकर दर्द कहीं भी हो रहा है, जो मैंने तेल बनाए मालिश के, उस तेल की मालिश करने से 15 सेकंड के अंदर अंदर उसका दर्द कम होना शुरू हो जाता है, और आधे घंटे में वो कहता है मुझे 20% आराम मिल गया। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे नाड़ी का ज्ञान है। ना मैं रोगी से पूछता, ना उसके परिवार से पूछता, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगता। मैं तो सिर्फ नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए सिर के बाल तक जो भी रोग मिलता सब दवाई इकट्ठी देता हूँ, किसी एक रोग की दवाई नहीं देता। और इन दवाइयों का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होता है। यदि रोगी दवाई ईमानदारी से खाता, परहेज करता है, तो किसी को 15 दिन, किसी को महीना दवाई खानी पड़ती है, रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती है। मेरी दवाई सारी उम्र के नहीं चलती। यहाँ पे एलोपैथी में कोई भी रोग है, जब तक जिएंगे तब तक दवाई खानी पड़ेगी। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी में आपको दवाई दी है, आपका एड्रेस लिख लिया, हफ्ते 10 दिन की दवाई दी, आपको डॉक्टर फ़ोन करेगा कि ये आपकी दवाई ख़त्म होगी, रोग बढ़ जाएगा, दवाई ले जाओ। यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो यहाँ आएगा उसको दवाई दी जाएगी, फ़ोन करके किसी को दवाई नहीं दी जाती। और सबसे बड़ी देन है कि यहाँ पे जब शीला दीक्षित की सरकार थी और उस टाइम चेयरमैन थे चंद्रकेतु जी, तो मेरे आश्रम पे कई छापे मारे उन्होंने, और दवाइयाँ ले जाके जब टेस्ट कराए तो मेरी दवाई में किसी में नुक्स नहीं मिला। परंतु चंद्रकेतु इतना बदमाश था कि इसने अपने आदमी रख दिए यहाँ के, दवाइयाँ ठीक है आप दो, ये साइन करेंगे, हम बता देंगे नहीं वहाँ पे डॉक्टर है। और इसने बहुत ठगियाँ की हैं। अब गोबर गैस प्लांट बनवाया था, मेरे से तो पैसा पूरा ले लिया और प्लांट नहीं बनाया। अभी तक केस चला हुआ कोर्ट में 2014 से, और 2013 में प्लांट बनवाया था, अभी तक भी कोर्ट से फैसला नहीं हुआ। और जिसने प्लांट बनाया था उसने पुराना सामान लगा के शुरू किया। जब मैंने ऑब्जेक्शन किया पुराना सामान मैंने कोई नहीं लगाना, तो काम बंद कर दिया। और आज जितनी जगह उस प्लांट ने घेर रखी है, इतनी जगह में यदि किराए पे ली होती है जगह, तो 100 गज से ऊपर जगह, आप खुद देख सकते हैं कि कितना किराया बनता। और कोर्ट में जब जज ने कहा था कि आप अपना प्लांट उठा लो, जब वो काम नहीं कर रहा है तो फायदा क्या है। और 2 लाख रुपए मेरा खर्च कराया, जो गौशाला से लेके गोबर और पेशाब गऊओं का उस प्लांट में आना था, उसके लिए पंप भी मुझे अपना लेना पड़ा, और 4 इंची की लोहे की पाइप भी अपनी दबानी पड़ी, जिसकी लंबाई 300 गज थी। वो भी पैसा बर्बाद किया। और मैं तो उसको जानता था, चंद्रकेतु ने कहा कि देखो गऊओं का इतना गोबर खराब हो रहा है, ये काम होगा, उसने क्या किया। और जो भी मेरे से पैसा लिया इसकी रसीद नहीं देता था, कहता है कि मैं कोई बेईमान हूं। अब उसको पैसा पूरा नहीं दिया। और कोई बाहर बच्चा पढ़ रहा है तो उनको पैसे दिला देने कि आप इसकी मदद कर दो, गरीब है। ऐसे हर महीने 3-4 लाख रुपया ये मेरा खर्च कराता था।
परंतु 2015 में जब इसने बहुत ही हद कर दी तो मैंने सारा कुछ बंद कर दिया इससे। अब जो मैंने इससे पैसा लेना है वो पैसा भी नहीं दे रहा है। अब जितने भी आदमी इसने मेरे से मिलाए सब ठगी करने वाले थे। एक डॉक्टर ने धार रखा मेरे पास यहाँ कि हफ्ते में एक बार आया करेगा और इसको 35,000 रुपया महीने का देना है। अब आगे तो मैंने देखना है, आगे कुछ नहीं होगा। तो उसको भी पैसे दिलाए मेरे से उधार में काम करवाने के लिए। जब पैसे मांगे तो वो भी पैसे नहीं दिलाए। तो आज दिल्ली के अंदर एक नहीं कई ठग बैठे हैं और इन ठगों का काम है जैसे केजरीवाल करता है वही काम इनका है। और आज मुझे इस बात की थोड़ी सी खुशी है कि जिसने भी मेरे साथ चालाकी की है और मेरे साथ धोखा किया है, भगवान ने उसको सज़ा देना शुरू कर दी है। किसी न किसी रूप में उसको सज़ा मिल रही है और आज वो पछता रहे हैं। मैं गायत्री पाशक हूँ। मैं 10,000 रोज गायत्री जप करता हूँ, 2,000 मृत शिवनी महामृतन जप करता हूँ, फिर हवन करता हूँ। उसके बाद मरीजों को देखता हूँ सिर्फ 2 घंटे 10 से 12 के बाद मैं मरीज नहीं देखता। और मेरे पास हिंदुस्तान छोड़ के पूरे संसार से मरीज आ रहे हैं। जब डॉक्टर हकीम के पास वो थक जाते तब आते, और जिस दिन आते उसी दिन उसको 20% आराम तो परमानेंट मिल जाता है और महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, अपने स्वस्थ हो जाते हैं। और आज मैं पूरे संसार से एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि चाहे आप एलोपैथी में जाएं, चाहे आयुर्वेद में, चाहे यूनानी में, चाहे होम्योपैथी में, नाड़ी का ज्ञान किसी को नहीं है। या तो मशीनें बताएंगी कि इसको ये रोग है, उसके अनुसार दवाई देंगे। ये दवाइयाँ खुद नहीं बनाते, फार्मेसी में दवाइयाँ आती हैं वही होती हैं। और फार्मेसी में बड़ी हेरा फेरी है। अब कितने आपको रोज के न्यूज में आ रहे हैं कि ये जो दवाइयाँ जो हैं ये किसी भी रोग के लिए कामयाब नहीं है। कितनी दवाइयाँ जो है कंपनी मंगवा रही है वापस, परंतु स्वास्थ्य विचार में ईमानदारी से जो दवाई खाता है उसको तो जिस दिन आते उसी दिन 20% आराम मिल जाता है। और यहाँ पे सारी जड़ी बूटियाँ, इसमें केमिकल कोई नहीं है। और इन जड़ी बूटियों की विशेषता है कि रोग कितना भी भयंकर से भयंकर है, जिस दिन रोगी आता है उसी दिन किसी को 10%, किसी को 20% आराम तो जरूर मिलता है। अब आपको टीवी के माध्यम से जोशी आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, हकीम आ रहे हैं, आंखों पे चश्मा लगा है, परंतु मेरी आंखों पे चश्मा तो नहीं है। तो जिस स्पीड से आंखों की रोशनी घटती है मेरी दवाई से, उससे 2 स्पीड से बढ़ना शुरू होती है। तो तभी मैं कहता हूँ कि पैर के तलुए से सिर के बाल तक का कोई रोग ऐसा नहीं है जिसको मैं ठीक नहीं करता। और गैंग्रेज का मरीज जिस दिन मेरे पास आता है उसी दिन उसका दर्द बंद हो जाता है और 1.5-2 महीने में गैंग्रेज समाप्त हो जाता है। कहीं पे ट्यूमर है, उसका इलाज कोई नहीं है पूरे संसार में, परंतु ट्यूमर भी मेरे पास ऐसे समाप्त होता है जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काट के समाप्त करता है। और केजरीवाल ने कई बार मेरे पास आदमी भेजे कि आप
आम पार्टी के बारे में ऐसे मत कहा करो, हम तो बहुत ईमानदार हैं। तो मैं उनको मुंह पे कहता हूँ कि आप जितना बेईमान तो संसार में कोई होगा ही नहीं। आप एक भी काम गिना दे दिल्ली में कि आपने ये ठीक किया है। आज पूरे संसार के अंदर केजरीवाल का नाम शीशे के भांति चमक रहा कि सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा करने वाला केजरीवाल है। अब जब कुर्सी पे था तो मफलर कैसे उतर गया था इसके गले से, और अब मफलर कैसे बढ़ने लगा दोबारा। और मैं तो साउथ के वोटरों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप दिल्ली को बर्बाद ना करें। केजरीवाल को या केजरीवाल के किसी भी आदमी को आप वोट देते हैं तो आप देशद्रोही हैं। जो देशभक्त है वो कभी भी आम पार्टी को या कांग्रेस को वोट नहीं देगा। और दूसरी पार्टी कोई भी आके यहाँ पे इलेक्शन लड़ना चाहती है उसको वोट मत दें। यदि आप हिंदुस्तान को दोबारा सोने की चिड़िया देखना चाहते हैं तो बीजेपी को वोट देके सफलता दिलाएं और दिल्ली का नक्शा बदली करवाएं। आज इसने कहा था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में कोई दवाई मिलती है तो बताएं। जहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक है वहाँ पे या तो सुअर लेट रहे हैं या कुत्ते लेट रहे हैं या जुआरी बैठ के जुआ खेल रहे हैं, कोई काम नहीं हुआ। और इसकी कौन सी दवाई ने कोई रोग काटा है जो कहता है कि नहीं मैं फ्री इलाज कराऊंगा, ये करूंगा? ये कुछ नहीं है, सिर्फ बहानेबाजी है आपके वोट को लूटने की। यदि आप वोटों को लूटने से बचाएंगे, बीजेपी को देंगे, तो मैं दावे से कहता हूं कि दिल्ली को स्वर्ग बना देंगे। क्योंकि आरआरएस से, जनसंघ से जो भी वर्कर जुड़ा हुआ है वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा। और जो धोखे से उसमें आ गया और पता नहीं लगा, और पता लगने के बाद देखो उसकी क्या दुर्दशा होती है। अब यूपी में आपने देखा होगा कि एक बीजेपी के किसी एमएलए ने एसीपी पे, आईपीएस पे कैसे प्रभाव डाला, उसने कैसे अपनी वर्दी फाड़ी और दिखा दिया उसको। आज तो मैं योगी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिसने उसको कहा था कि इसकी एफआईआर कैंसिल करो, उसको ऐसे खुड्डा लाइन लगा दो कि वो जिंदगी भर याद करेगा कि हाँ मैंने क्या गलती की थी। जो ईमानदार अफसर होगा वो किसी की स्वार्थ नहीं सुनेगा, वो असलियत देखेगा। अब यहाँ पे मेरे साथ ईओडब्ल्यू में हैदर अली था, उसने मेरे को कहा कि आपका केस नहीं बनता। राधे श्याम था, उसने गलत रिपोर्ट देना शुरू कर दी। जब मैं सीपी के पास पेश हुआ उसके बाद हैदर को बदला, दूसरे आए, केस दर्ज हुआ तो सतीश गोलचा ने कहा नहीं आपका केस नहीं बनता। और प्रवीण रंजन जी के आने के बाद मेरा केस रजिस्टर हुआ जिसमें अच्छी धाराएं लगी और 6 महीने के लिए सुनील झा जेल में गया। उसकी औरत को एसीपी है कपिल, उसने उसको रेस्ट नहीं करने दिया। और इसने
मोहम्मदपुर गांव है एक यूपी में, वहाँ पे 20.5 बीघे ज़मीन ले रखी है। वो हेरा फेरी की है इसने कत्यानी चैनल में, उसका पैसा लगाया था। और एक गाजियाबाद में 2 हॉल रखे हैं। तो इन्होंने ठगी करने का काम सीखा है और इनको सपोर्ट जो मिलती है वो सारी कांग्रेस से मिल रही है। और अब भगवान की दया से आने वाले कुछ ही दिनों में ना तो इसके पास फार्म हाउस रहेगा, न हॉल रहेंगे, और जो इसने दिल्ली में, यूपी में जगह जगह ज़मीनें लेके रखी हैं, ये भी सारी जब्त होंगी। क्योंकि यूपी में योगी जी हैं। अब योगी जी को मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इसका पूछो ये पैसा कहाँ से आया। अब आपने देखा है कि योगी जी ईमानदार से काम करते, पक्षपात नहीं करते, और जहाँ जहाँ पे भी कोई भी ऐसा नाजायज धोखाधड़ी का केस मिलता उसको अच्छी सजा भी देते हैं। आज अतीशी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बना रखी है, इसके बाप ने माँ ने कैसे उग्रवादियों की जमानत कराने की कोशिश की थी, और इसको कौन सा आप भला समझते हैं? ये भी किसी का अच्छा करके राजी नहीं है। और जो कचरे के ढेर सड़कों पे पड़े हैं, इनका क्या हाल है? और एमसीडी वालों को तनख्वाह क्यों नहीं दे रहा है? डीटीसी को तनख्वाह क्यों नहीं दे रहा है? पानी वालों की तनख्वाह क्यों नहीं दे रहा है? इतना पैसा लूट करके और शीश महल बना के जो उसका सत्यानाश किया, इसकी भी सज़ा मिलेगी। इसने सोचा था कि शीश महल बुला के जब तक मैं जीऊँगा तब तक मैं इसी में रहूँगा, परंतु करवट बदलती है। जो तेरे अच्छे दिन थे ऐश करने को निकल गए, अब तो भगवान की दया से आप उम्मीद करो कि 2025 में आप परमानेंट जेल में जाने वाले हैं, और जो आपके मददगार हैं वो भी जेल में जाने वाले हैं। क्योंकि जो पहले कोर्ट में सिस्टम था वो सिस्टम बदलने जा रहा है, और अब हर एक को इसके ऊपर एक कानून बन जाएगा कि 6 महीने से ऊपर कोई केस नहीं चलना चाहिए, लंबी डेट कोई नहीं पड़नी चाहिए। ये जो डेट पे डेट पड़ती जा रही, इससे केस बढ़ रहे हैं। यदि ईमानदार वकील केस लड़े और ईमानदार जज ढंग से केस को सुने तो 3 महीने में केस समाप्त हो सकता है और मुलजिम को सजा भी हो जाएगी। तो जितने अपराध और जितना हेरा फेरी अब हो रही है, ये हेरा फेरी कभी नहीं होगी। आज मैं पूरे संसार से एक निवेदन कर रहा हूँ कि आप एलोपैथी पे, आयुर्वेद पे, यूनानी पे, होम्योपैथी पे इतना अंधविश्वास न करें कि आपको ठीक कर दें। इन्होंने थ्योरी पढ़ी, उसके अनुसार जो इनके पास दवाइयाँ होंगी वो देंगे, खुद नहीं बनाते, फार्मेसी से आती हैं। यदि दवाई में नुस्खा पूरा नहीं तो आराम कहाँ से करेगी? परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें पैर के तलुए से सिर के बाल तक का कोई भी रोग जड़ से ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को मार्च इसकी तिल्ली जला के समाप्त करते।